ऑल थ्री। तो यही समझा रहे थे कि हम लोग का जो टोटल सिलेबस है ये 19 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ना, और इस 19 चैप्टर को 5 यूनिट में डाला है। हर यूनिट का ये इंपॉर्टेंस है। डाइवर्सिटी समझ ही रहे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब हो गए। और सेकेंड यूनिट में प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर बताया, और वो दिखते कैसे हैं और उनमें क्या क्या सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में समझा दिया, यानी टिश्यू मेनली। तीसरे यूनिट में आपको समझाया सेल डिवीजन वगैरह, है ना, सेल के बारे में बताया। चौथे यूनिट में बताया प्लांट का फिजियोलॉजी, प्लांट का सिस्टम कैसा काम करेगा। और पांचवें यूनिट में आपको बता रहा है कि ह्यूमन का फिजियोलॉजी, ह्यूमन का सिस्टम कैसे काम करेगा। अब अगर हम लोग इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो देखिए थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है। पहले कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो बता रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, एनिमल कैसा होता है, प्लांट कैसा होता है, उसके टिश्यू के बारे में वो समझा रहा है। उसके बाद और डिटेल में जा रहा है तो सेल को लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, अब सिस्टम बताने लगा, प्लांट में सिस्टम और एनिमल में सिस्टम। थोड़ा सा सीक्वेंस में हम लोग को इस चीज को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए किसी चीज को अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना तो दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज ए होम, ये घर है, ठीक है। इस घर की बनावट की स्टडी की जाए तो एक ऑर्डर फॉलो करना होगा। या तो बाहर से अंदर की तरफ करें, है ना, बाहर कैसा दिख रहा है, उसके बाद एक स्टेप और आगे गए, वो अंदर कैसा दिख रहा है, एक स्टेप और अंदर गए, उसके बाद कैसा है, इस तरीके से। दूसरा अप्रोच को होता है अंदर से बाहर की तरफ, ये अंदर से ऐसा दिख रहा है, इससे एक कदम बाहर निकले और कैसा दिख रहा है, एक कदम और बाहर निकले वो कैसा दिख रहा है। तो दो अप्रोच हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस में चलेगा, ऑर्डर में चलेगा, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। सेल भी आप पढ़ेंगे तो उसमें वही अप्रोच होगा, या तो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे या बाहर से अंदर की तरफ। इसमें क्या होगा, जो भी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब हम लोग को एक साथ एक जगह इकट्ठे स्टडी करने का मौका मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, हैपेजार्ड हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं टैकल कर पाएंगे। एनीवे, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे। देखिए डाइवर्सिटी से अगर शुरू करें, डाइवर्सिटी तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये डिलीटेड चैप्टर था, तो इसको एब्जॉर्ब करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। टिश्यूज, डायरेक्टली टिश्यू पढ़ के उसके बाद अगर सेल पढ़ने जाए फिर दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे बायोलॉजी के लिए, सबसे पहले सेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल तो हम लोग 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 में भी पढ़े, 9 में और डिटेल में पढ़े, और 11th में भी सेल पढ़ना है। तो क्या होगा, चैप्टर के साथ हमारा अफेक्शन बढ़ेगा और इसको और हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग हिट करेंगे यूनिट 3 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिट करेंगे यूनिट 2 को, और यूनिट 2 का कौन सा हिस्सा, टिश्यूज। यानी हम लोग जो ऑर्डर फॉलो करेंगे, ऑर्डर ऑफ स्टडी, पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल, सेल डिवीजन एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। पर बायोमॉलिक्यूल्स में एक चीज है क्या, इसमें बहुत ज्यादा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जैसे 10th में आप जो साइंस पढ़े हैं उसमें एक चैप्टर रहा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसको 11th में भी आपको पढ़ना है, राइट। तो बायोमॉलिक्यूल्स अभी अगर पढ़ने जाएंगे हम लोग कर सकते हैं, पर उसमें होता है क्या, केमिस्ट्री का अप्रोच अगर रहेगा तो बायोलॉजी में इस बात को पढ़ने में और समझाने में हम लोग को आसान हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इस चैप्टर को हम लोग सस्पेंड रखेंगे। तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, पहले सेल पढ़ लेंगे, उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ लेंगे। अब सेल के बाद किस पे आना चाहिए, टिश्यू। सेल का नंबर बढ़ेगा तभी तो मल्टी सेलुलर बनेंगे, और मल्टी सेलुलर बन गए तो वो इतने सारे सेल्स हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करेंगे किसी फंक्शन के लिए, तो क्या मिल जाएगा, टिश्यू। इसलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू। और टिश्यू किसमें होगा, मल्टी सेलुलर, स्पेशली प्लांट और एनिमल में। तो हम लोग पढ़ लेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट टिश्यू, और एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि हम लोग को इसी पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे।
और ये करने के बाद हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन यानी डाइवर्सिटी। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स पढ़ते 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 यहां फिर आएगा प्लांट किंगडम। ठीक है, तो देखिए प्लांट का मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर हम लोग पढ़ लिए यहां पे ऑलरेडी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, उनके बारे में, उनका लाइफ साइकिल कैसे चलता है वो जान लेंगे। और उसके बाद यहां से सीधे आ जाएंगे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसमें आपको 3 चैप्टर है। एक है फोटोसिंथेसिस, एक है रेस्पिरेशन, और एक है आपको ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स, जो पढ़े हैं ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्या कहते हैं उसको, चैप्टर 10th में एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें एनिमल्स में आप देखें हार्मोन्स हैं, तो प्लांट में भी तो हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स थे, तो उनके बारे में। तो ये 3 चैप्टर इसमें रहेगा डेडिकेटेड। तो हम लोग एक तरफ से चल रहे हैं, तो देख रहे हैं प्लांट पहले पूरा पढ़ लिए। प्लांट पढ़ने के बाद अब हम लोग आएंगे, इसको करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे किसमें, एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, वो तो प्लांट वाला स्ट्रक्चर पढ़े, एनिमल वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है फ्रॉग। जब हम लोग को टिश्यू पढ़ना था, है ना, तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू तो पढ़ ही चुके, तो एनिमल स्ट्रक्चर वाले का एक हिस्सा हमारा हो जाएगा ऑलरेडी। अब दूसरा हिस्सा जो होगा वो है फ्रॉग के बारे में, वो फ्रॉग फिर हम लोग पढ़ेंगे, तो एक चैप्टर और पूरा हो जाएगा। जब ये कर लेंगे उसके बाद हम लोग चले आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर का है और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो शुरुआत में अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम लोग शुरू करते हैं तो फिर क्या होगा, आएगा नहीं ज्यादा कुछ समझ में, क्योंकि हम लोग सिस्टम का इंपॉर्टेंस तो समझे नहीं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर एनिमल्स में ये सिस्टम कैसे काम करते हैं उसके बारे में तो हम लोग समझे नहीं। डायरेक्ट हाईएस्ट ऑर्डर पे आ गए, तो लगेगा क्या हर चीज को याद करना है, हर चीज को याद करना है। और फिर हम लोग का क्या होता है, लगता है कि किसी तरह से निकल जाए यही अच्छा है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो अप्रोच नहीं लाना है। तो हम लोग को क्या करना है, थ्रू आउट इसको ऐसे इंटरेस्टिंग बना के रखना है ताकि हम इसको और पढ़ें, हमको पढ़ने का और मन करे। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस नोट कर लीजिए। ये चीज तो आपको पता ही है, ये तो बुक में है ही। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस सीक्वेंस में। तो ऑर्डर ऑफ स्टडी जरूर आप नोट कर लीजिए। तो फॉर्मली हम लोग शुरू करते हैं सेल के बारे में थोड़ा सा। आज तो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ये बताइए, जैसे आप जो भी पढ़े हैं उस आधार पे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो हम कैसे समझेंगे लिविंग है। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड है ना, और यहाँ पे एक रैट रखा हुआ है हम लोगों ने, तो दोनों में तो डिफरेंस तो दिख ही रहा है। तो हम उस रैट को लिविंग बोलेंगे और इसको नॉन लिविंग बोलेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। बट कैसे हम समझे कि वो लिविंग और ये नॉन लिविंग है? तो कहने का मतलब है, हाउ वी कैन डिसाइड द ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग। ये हम लोग के सामने सबसे बड़ा सवाल है। तब तो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सेल इज एवरीथिंग अबाउट ए लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना। सेल का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो लिविंग है, इसीलिए उसके बारे में सारा चीज जानना चाह रहे हैं। नॉन लिविंग के बारे में कौन इतना ज्यादा उसका तो यूज देखता है, कैसे उसको काटा जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए, एक्सेट्रा।
तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, किस बेसिस पे करेंगे। तो हम लोग को मिलेंगे साइंस ऑफ लाइफ। ये साइन ऑफ लाइफ है कुछ जो हम लोग को जिस ऑब्जेक्ट में मिलेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे ये लिविंग है, और जिसमें नहीं मिलेगा सीधे कह देंगे नॉन लिविंग। ठीक है, तो साइंस ऑफ लाइफ में क्या आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम इन्हें ऐसे बहुत हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है साइंस ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिलेवेंट कर सकते हैं। यह है ग्रोथ, स्टिमुलेशन, respiration and reproduction। स्टिमुलेशन और रिएक्शन कर सकते हैं, और इनके साथ एक कंडीशन है, ऑल हैव ए कंडीशन दैट these effects are given by the object on its own without any external help। बिना किसी बाहरी सहायता के वो जो लिविंग होगा वो ग्रोथ शो करेगा, वो रिएक्शन देगा, वो रेस्पिरेशन करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब देखिए जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है अपने जीवन काल के दौरान फूड तो लेगा ही ना। ठीक है, न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन लेगा तो क्या होगा, उसका बॉडी बिल्डअप होगा, बॉडी बिल्डअप होगा तो क्या होगा, शरीर बढ़ेगा, और ये बढ़ना क्या हो गया, ग्रोथ। ऐसे ग्रोथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट एटलीस्ट इंक्रीज इन साइज कैन बी ए मार्कर ऑफ ग्रोथ, राइट। तो अगर उसका साइज बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए क्यों ये बात लिखा गया है ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतना बड़ा आटा का डफ है, ठीक है, हम थोड़ी देर के बाद और आटा इसमें ऐड कर दिए। अब देखिए तो पहले आप इसका साइज नापे थे, इसका एरिया या इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 10 मिलीमीटर क्यूब आया फॉर एग्जांपल। अब जो है 50 मिलीमीटर क्यूब हो गया, ग्रोथ नहीं हुआ, साइज तो बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो ग्रोथ हो गया। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सटर्नल सपोर्ट था, ये अपने आप 10 से 50 नहीं हो गया, तो एक्सटर्नल हेल्प यहां जरूरत पड़ गया ना। और एक्सटर्नल अगर हेल्प चाहिए होगा तो क्या वो लिविंग होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां कह रहे हैं कि यहां पे एक्सटर्नल हेल्प अगर मिल रहा है तो वो लिविंग कैटेगरी में नहीं आएगा। ये अगर अपने से ये साइज एनहांसमेंट दिखाता तो ये ग्रोथ होता है। जैसे एक बिल्ली का बच्चा है, कुछ दिन तक खाने पीने के बाद उसका साइज बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। क्या वो बाहर से कोई चीज जोड़कर उसका साइज बढ़ा है, नहीं, ये अपने आप उसका साइज बढ़ा। दैट इज वाई इट इज लिविंग। उसी तरह से जो रैट रखा हुआ था, उस रैट को जब खाना पीना देंगे तो अपने आप उसका साइज बढ़ेगा, बाहर से कुछ उसका फ्लेश हाथ पांव जोड़ के उसका साइज नहीं बढ़ा रहे। दैट इज वाई द रैट इज लिविंग। तो जो ग्रोथ शो करेगा अपने से वो लिविंग है। दूसरा स्टिमुलेशन या रिएक्शन, मान लेते हैं वो रैट रखा हुआ है, रैट ही को लेकर चलते हैं, उसको अगर पिन चुभाते हैं आपको छोड़ देगा, उछल के काटने की कोशिश करेगा या भागेगा, ये क्या हो गया, रिएक्शन या रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये अपने से दिया। अब देखिए
सामने में एक बाइक रखा हुआ है, उसको धक्का दे दीजिए, बाइक गिर जाएगा। उसी तरह चूहा है, उसको कस के धक्का दे दीजिए, वो पलट जाएगा। लेकिन पलटने के बाद उठ के भागेगा ना। आप कभी देखे हैं पलटा हुआ बाइक अपने से खड़ा हो गया हो? इट नेवर गोइंग टू हैपन, नेवर गोइंग टू हैपन। तो क्या है, वो जो आपने इंपैक्ट दिया उसका कोई भी रिजल्ट वो नहीं देगा, ठीक है। यानी उसने उस मूव को अपोज नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिया। तो रिफ्लेक्स नहीं देना, या अगर दिया भी, आप अगर मान लेते हैं उसको खड़ा कर दिए, तो ये तो आपका मतलब कहने का मतलब एक्सटर्नल हेल्प मिला ना। बिना एक्सटर्नल हेल्प के वो अपने जगह पे वापस आ नहीं सकता था। तो ये जो ऑब्जेक्ट अपने से रिएक्शन दे पा रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, वो क्या शो करेंगे? दिस इज लिविंग, ठीक है। तीसरा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? इट इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। रेस्पिरेशन जो 10th में हम लोग पढ़े, रेस्पिरेशन इज व्हाट कहते हैं? मेथड ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, ठीक है। यह है मेथड ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। अब देखिए, इसका कोई ना कोई सोर्स होगा जिससे एनर्जी जनरेट होगा। तो आज के डेट पे सुनते नहीं है एनर्जी क्राइसिस हो गया। तो अभी मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी इस अर्थ पे क्या है? लोग क्या यूज करते हैं? फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, डीजल, इसको यूज करते हैं ना, गैसोलीन, इनको यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? इनको जलाते हैं तो हीट मिलता है और उससे गैस बनता है, और उस गैस को हम पिस्टन ड्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिस प्रिंसिपल में हमारा व्हीकल रन करता है ना। तो यहां पे पेट्रोलियम या डीजल क्या हो गया? फ्यूल, और उसको बर्न करके हम काम कर रहे हैं। और हमारे लिए, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए, उसका फ्यूल क्या हो जाएगा? फूड। और उस फूड को वो अपने बॉडी के अंदर कंबस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको तोड़ता है, केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ता है, और उससे जो एनर्जी मिलता है उसे अपना लाइफ कैरी ऑन करता है, ठीक है। तो उस फूड को ब्रेक करके उससे जो एनर्जी जनरेट किया, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप यहां पे सोचिए, रेस्पिरेशन अगर मतलब ऑन इट्स ओन हो रहा होगा, यानी एनर्जी जनरेशन अगर अपने आप हो रहा है, तब तो वो लिविंग है। और एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा अगर हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है। जैसे आपके बाइक में भी पेट्रोल रखा हुआ है, आपके बॉडी में भी फूड रखा हुआ है, ठीक है। अब सोचिए तो, टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत काल तक बाइक को पेट्रोल के साथ छोड़ दें, क्या ऐसा कभी होगा बाइक अपने आप चलने लगे? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें उस फ्यूल का एनर्जी में कन्वर्सन नहीं हो रहा है, इसलिए वो चलेगा नहीं जब तक कि आप उसको इग्निशन नहीं देंगे। स्विच दबाते हैं ना या किक स्टार्ट करते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं? हम उसको एक्चुअली जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। तो ये जो कंबशन है ये अपने आप नहीं हुआ, एक्सटर्नल हेल्प के साथ हुआ। दैट इज वाई उसमें जो एनर्जी जनरेशन है, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। पर हम जो खाना खाए, इसके लिए हमारे बॉडी में आके कोई माचिस का तीली नहीं लगा रहा है। Our cellular processes are converting this food material into energy, and this is respiration. That is why those organisms who are showing respiration are living, because they are generating energy on their own without any external help, right? That is why respiration is also one of the signs of life, right? And last but not the least and most important one is the reproduction. और इसका डेफिनेशन जानते हैं रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन को कहते हैं, इट इज अ मेथड, जो हम लोग को था ना पढ़ने के लिए 10th में, रिप्रोडक्शन कहते हैं इट इज ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स। याद रखिए, न्यू ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू इट इज अ मेथड, अच्छा, सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग organism,
यानी जो ऑर्गेनिज्म या जो भी लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन शो करेगा, इसका मतलब उसमें कैपेसिटी होगा अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, मेंशन नहीं करना भूलें, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बाहरी हेल्प के बिना। अब देखिए, मारुति कार बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है ना। अगर आप मारुति की फैक्ट्री में जाते हैं, एक से एक कार लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही स्टाइलिश कार में आजकल बहुत सारा आ गया है मारुति का। फॉर एग्जाम्पल हम बैलेनो को लेते हैं, एक ब्रांड है ना उसका, बैलेनो। तो कंपनी में जाके आप बोलेंगे कि हमको बैलेनो कार्स दिखाइए, तो आपको एक लाइन से 100 कार दिखा देगा, राइट। आप बोलिएगा रेड वाला दिखाइए, सब रेड कार आपको खड़ा करके दिखा देगा, देखिए इसमें से चुन लीजिए जो लेना है। वो अलग बात है। आप जब इन 9 कार को या 100 कार को आप देख रहे हैं, क्या उसमें एक में भी थोड़ा भी डिफरेंस पाएंगे? बोलिए तो जहां पे शीशा है वहां पे कुछ और लग गया हो, या उसका जो साइड मिरर है, एक का साइड मिरर बड़ा एक का छोटा, ऐसा होगा तो उसको तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आ जाएगा वो, और बिकेगा ही नहीं उसका। इसलिए एग्जैक्ट कॉपी एकदम, अगर दोनों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं तो आपको लगेगा कि हूबहू वही चीज है, मिरर इमेज जैसा लगेगा, है ना। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? द फैक्ट्री इज क्रिएटिंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ कार ऑफ एग्जैक्टली सेम टाइप। यहां तो सिमिलर पे आया, वो तो एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है। तो इज इट ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन? नो। व्हाई सो? बिकॉज देयर इज a manual interference. Some external force is helping to create that new car. It is not being created on its own. ये अपने आप नहीं बना, इसे हमने अलग अलग ढांचे तैयार किए, उसके बाद उसको नट स्क्रू से टाइट किए, फिर जाके वो अपने शेप में आया। पर एक बिल्ली के बच्चे जो जन्म लेते हैं, क्या कोई एक्सटर्नल एजेंसी उन्हें तैयार करके उसके बाद फिट करके फिर बनाता है क्या? नहीं, ये तो अपने आप हो रहा है। So these processes are going on inside an organism or by the organism on its own. There is no external help. That is why the reproduction is one of the most important sign of life. Now इसी के साथ जब आप 12th में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 12th में पढ़ने के लिए कि why do organisms reproduce, ये 10th में भी ये क्वेश्चन था, तो उसके पीछे हम लोग लॉजिक क्या देते हैं? बिकॉज ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू सस्टेन लाइफ ऑफ देमसेल्व्स ऑन दिस अर्थ। ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को दुनिया में रखना चाहता है ताकि उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। इसीलिए वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस करता है। और वायरसेस क्लासिक एग्जांपल है, वो ना तो ग्रोथ शो करता है, कभी भी देखेंगे वायरस का पार्टिकल बड़ा हो गया नहीं, जिस माइक्रोस्कोपिक साइज का है उसी साइज का बनेगा। तो बड़ा कॉन्शियस है, ग्रोथ करता नहीं है, रिएक्शन देता नहीं है, हजारों साल तक ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। रेस्पिरेशन करता नहीं है, कभी नहीं सुनिएगा या कोई भी आज तक एविडेंस नहीं है कि वायरस ने रेस्पिरेशन किया। अब रिप्रोडक्शन वो भी कंडीशनल करता है। कंडीशनल कैसा? अपने आप नहीं बढ़ेगा, वो वायरस जब अपने होस्ट के अंदर, और स्पेसिफिक होस्ट है, अगर ह्यूमन का वायरस है तो ह्यूमन पे, ये नहीं कि चिंपैंजी में चला गया तो वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, नेवर, है ना। वो अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को अटैक करने वाला कोई वायरस है, तो वो वायरस इकोलाई को ही अटैक करेगा, दूसरे किसी बैक्टीरिया को अटैक नहीं करेगा। इतना स्पेसिफिक होता है वायरस। लेकिन इफेक्ट क्या है? जैसे ही उसको अपना प्रॉपर होस्ट मिल जाएगा, वो अपना नंबर बढ़ा लेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कंडीशनल रिप्रोडक्शन। पर ये जो प्रोसेस इसने किया, अपना नंबर बढ़ाया, इसमें कोई सपोर्ट किया क्या? नो, it did it on its own. And that is why, although it is said as in between living and dead, but not completely dead. और सिर्फ मतलब कंडीशनल रिप्रोडक्शन शो करने की वजह से वायरस को हम लोग डेड नहीं कर रहे। Although it is an infecting agent, but it is between living and dead because of this.
तो आप रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट दीज 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज of a living organism that it will show on its own without any external help. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब देखिए, आप सोचिएगा इन सब बातों का सेल के साथ क्या रेलिवेंस है, हाउ सेल इज एसोसिएटेड विद देम. तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है सेल थ्योरी का. सेल थ्योरी फिर भी हम लोग देखेंगे, पर सेल थ्योरी क्या कहता है, जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटीज दिखते हैं, तो हम बहुत सारे को क्यों कंसिडर करें, इन्हीं को करें. ग्रोथ, स्टिमुलेशन या रिएक्शन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मिनिमम लेवल पे, एकदम स्मॉलेस्ट लेवल में, इससे नीचे नहीं जा सकते. इस लेवल पे जाके अगर हम लोग चेक करना चाहे तो किस में देखेगा पता है, इन द सेल. And from here cell comes into the picture. लाइफ के पिक्चर में इस तरीके से सेल एंटर करता है. तो सेल क्या हो गया, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज at the lowest level in a cell only we find the major 4 signs of life, that is growth, reaction, reflex or reaction, respiration and reproduction. ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेल को पिक्चर में लाते हैं. उसके बाद सेल के बारे में स्टडी करेंगे. यहां तक नोट कर लीजिए.